और बुलेटिन में बात होगी तमाम बड़ी खबरों की। 2 जिलों में पंचायत के रण की बात करेंगे, जिसमें नतीजे कल आने वाले हैं। अलवर और धौलपुर पंचायत समिति के सदस्यों और जिला पार्षद के लिए हुए चुनावों के नतीजे आने वाले हैं। बात होगी शहर शहर गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी के हल्ला बोल की, और बात होगी बेईमानों और बेनामी संपत्तियों के खिलाफ एसीबी के एक्शन की, और दिखाएंगे भीलवाड़ा से एक दिलचस्प तस्वीर जहां गुस्से में तहसीलदार बन गया मियादार। तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। अलवर के खेड़ली थाने का एएसआई ट्रैप हुआ है। 50,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने इसे ट्रैप किया। एक मुकदमे में मदद की एवज में यह रिश्वत ले रहा था। एएसआई ने 1 लाख रुपए की डिमांड की थी। इसमें से 50,000 की राशि लेते इसे ट्रैप कर लिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सौरभ गृहस्थी से। सौरभ, क्या जानकारी है? देखिए, ये जयपुर ग्रामीण एसीबी टीम की कार्रवाई है, जिसने अलवर के खेलड़ी जो थाना है उसके जो एएसआई हैं प्रहलाद मीणा, उन्हें 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल परिवादी ने ये शिकायत एसीबी को दी थी कि उसके पास एक कोई मामला है, उसमें मदद की एवज में एएसआई जो है वो रिश्वत की मांग कर रहा है। पहले उसने 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी और आज 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मुकदमे में मदद के लिहाज से, यानी कि उसे जमानत जल्दी मिल जाए, उसकी जो धारा है वो कम हो जाए, इन तमाम बातों को लेकर परिवादी से जो है वो एएसआई डिमांड कर रहा था। जिसके बाद जयपुर ग्रामीण की टीम ने खेड़ली जाकर जो है वो इस पूरे मामले का जो है वो एक्शन लिया है और अभी जो है वो उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस एएसआई के बारे में कोई जानकारी? देखिए, अभी चूंकि कार्रवाई चल रही है, इसलिए ज्यादा जानकारी जो है वो हासिल नहीं हो पाई, लेकिन ये बताया जा रहा है कि प्रहलाद मीणा नाम का एएसआई है, जो खेड़ली थाने में पिछले कुछ समय से कार्यरत था और उसी ने ही जो है वो इस रिश्वत की जो है वो डिमांड की थी, जिसके बाद जो है वो ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात 2 जिलों में गांव की सरकार की। अलवर और धौलपुर में पंचायत का रण सजा, मतदान हुआ। अब बारी है काउंटिंग की। कल सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। 2 चरणों में यह मतगणना होनी है। जो पहला चरण है उसमें पंचायत समिति सदस्यों के लिए काउंटिंग की जाएगी, जो कि सुबह 9 बजे शुरू होने वाला है। और जो सेकंड फेज है, दूसरा चरण है, उसमें जिला पार्षदों के लिए काउंटिंग होगी, जो कि 12:30 बजे शुरू होगी। मतगणना के लिए प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली है। और अब देखिए किस तरह का मैदान है, किस तरह का रण है। अलवर पंचायत चुनाव की बात कर लें तो पहले चरण में 16 पंचायत समिति के 352 वार्डों की मतगणना। पंचायत समिति के लिए 1569 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। दोपहर 12:30 बजे से जिला पार्षद के 48 वार्डों के लिए मतगणना होगी। इनमें 186 प्रत्याशी मैदान में। त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई है प्रशासन द्वारा। और अगर बात कर लें धौलपुर पंचायत चुनावों की तो 133 वार्डों के लिए मतगणना होनी है। जिला परिषद के 18 वार्डों के लिए मतगणना। प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। और जयपुर से सहयोगी दिनेश शर्मा और धौलपुर से सहयोगी हरिवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरिवीर, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। ये वो रात होती है जब प्रत्याशियों के लिए सांस लेना भी दूभर हो जाता है, बड़ी बेचैनी महसूस होती है। क्या कुछ आपने आज दिन भर देखा? जी, सुबह मैं आपको बता दूं कि धौलपुर जिले में और अलवर जिले में पंचायत समिति के 3 चरणों में चुनाव हुए। पहला चुनाव 20 तारीख को हुआ और दूसरा 23 को और तीसरा 26 तारीख को
संपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इसमें कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई। और मैं आपको बता दूं कि जो पंचायत समिति के 133 वार्ड हैं उन पर कल मतगणना होनी है और 9 बजे से शुरू हो जाएगी। 7:30 बजे से जो मतदान अभिकर्ता हैं उनको एंट्री दी जाएगी मतदान केंद्र में और उसके बाद में 9 बजे से ये मतगणना शुरू हो जाएगी। उसके बाद में 12 बजे से जो जिला परिषद के वार्ड हैं उन पर मतगणना शुरू हो जाएगी। जी ठीक है, हरिवीर बने रहे मेरे साथ। दिनेश, आपके पास आ रहा हूं। देखिए, चूंकि 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं, ऐसे में भारी भरकम प्रयास इन 2 जिलों में गांव की सरकार के रण को लेकर नहीं लगाया गया। प्रयास लगाया गया, भारी भरकम नहीं लगाया गया, लेकिन फिर भी 2 जिलों से जनता का मूड तो कल पता चलेगा ही। बिल्कुल स्वप्निल, सही कहा आपने, क्योंकि उपचुनाव भी होने हैं। उपचुनाव के लिए 30 तारीख को वोटिंग होगी, उससे एक दिन पहले ये नतीजे आ रहे हैं। तो इन नतीजों का असर कहीं ना कहीं ये जो 2 सीटों पर उपचुनाव होंगे विधानसभा सीटों के लिए, उन पर भी असर नजर आ सकता है। फिलहाल सभी जो राजनीतिक दल चुनाव मैदान में है वो अपने पूरी कोशिश कर रही हैं कि उनके पक्ष में जो है वो चुनाव के नतीजे आएँ। और काफ़ी दौड़ धूप की है प्रत्याशियों ने। तो प्रत्याशियों की अब जब नतीजा आने वाला है तो जाहिर तौर पर उनकी सांसें भी ऊंची नीची हो रही होगी, क्योंकि लंबी जो है दौड़ धूप की है उन्होंने। और अब नतीजा ये तय करेगा कि किसकी दिवाली अच्छी बनने वाली है, क्योंकि दिवाली से कुछ ही दिन पहले ये नतीजे आ रहे हैं। साथ ही राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो राजनीतिक दलों के लिए भी ये तय होगा कि कौन सा दल जो है बोर्ड बनाने वाला है, चाहे वो पंचायत समितियों में हो या जिला परिषद में हो, क्योंकि ये चुनाव जो है वो पंचायत समिति सदस्यों के लिए और जिला परिषद सदस्यों के लिए हुए हैं। तो कोशिश यही रहेगी सभी पार्टियों की कि वो अपना अपना बोर्ड बनाने में कामयाब हो पाए, इसीलिए दौड़ धूप रहेगी। और जैसे ही, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ही, मतदान की प्रक्रिया जैसे ही संपन्न हुई, बाड़ेबंदी शुरू हो गई। अब कवायद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी अपने जीत कर आए तो दूसरे प्रत्याशियों को अपने साथ मिलाने की जरूरत ही नहीं पड़े। और कहीं अगर कमी रह जाती है प्रत्याशियों की तो कैसे भी जो है वो सेंधमारी की जाए और उन्हें जो भी प्रत्याशी जीत कर आए हैं उन्हें अपने पाले में मिलाकर किसी भी तरीके से बोर्ड बनाने की मैं दिनेश कुछ पलों के लिए आपको रोक रहा हूं, मैं आपके पास आऊंगा। हरिवीर, आपके पास आना चाहता हूं मैं। क्या धौलपुर में भी बाड़ाबंदी की तस्वीरें देखी गई हैं दोनों तरफ से? जी सुबह बिल्कुल, मैं बता दूं कि धौलपुर में जैसे ही 20 तारीख का चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद में बाड़ेबंदी शुरू हो गई और भाजपा और कांग्रेस के जो नेता हैं वो अपना जिला परिषद और जिला प्रमुख बनाने में और प्रधान बनाने के लिए दावा कर रहे हैं कि हमारा ही प्रधान बनेगा और हमारा ही जिला परिषद प्रधान बनेगा और जिला प्रमुख बनेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने वहां यहाँ मतगणना होनी है उसका जायजा लिया और सुरक्षा के घेरे में कई सुरक्षा के घेरे बनाए हैं। उनमें ये मतगणना सुबह राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में ये होगी। जी ठीक है दिनेश। हाँ, तो आप ये बता रहे थे कि देखिए दोनों दलों की ओर से अपने अपने तरफ से प्रयास पूरे कर दिए गए। अब देखिए क्या है कि जयपुर से मॉनिटरिंग होनी है, काउंटिंग, मतदान कर्मियों को लेकर भी मॉनिटरिंग होती रहेगी, लेकिन राजनीतिक दल भी अपनी अपनी तरफ से निगाहबानी राजधानी से किए रहते हैं और यहां से दिशा निर्देश दिए जाते हैं। क्या किसी को भेजा जा रहा है कल वहां पर मोर्चा संभालने के लिए दोनों दलों की ओर से? बिल्कुल स्वप्निल, देखिए जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया तय हुई थी उसी वक्त जो है दोनों पार्टियों ने अपने अपने प्रभारी नियुक्त किए थे और वो प्रभारी लगातार क्षेत्रों में बने हुए हैं, मोर्चा संभाल रहे हैं। बाड़ेबंदी में भी उनकी अहम भूमिका रही है। और बाड़ेबंदी की अगर बात करें तो बाड़ेबंदी तो परंपरा बन चुकी है कि किस तरीके से पहले ही अपने पाले में जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं उन्हें भांपकर अपने पाले में कर लिया जाए ताकि ऐन वक्त पर समस्या नहीं आए। पिछले दिनों हमने देखा था जयपुर में किस तरीके से कांग्रेस के ज़्यादा प्रत्याशी जीत कर आए, बावजूद उसके भाजपा अपना बोर्ड बनाने में कामयाब हो गई थी। तो इस तरह की स्थितियां नहीं बने, इसके लिए पार्टियां जो है पूरी मशक्कत कर रही हैं और ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है दोनों ही पार्टियों के लिए। भाजपा और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो दोनों ही पार्टियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन चुनावों का संदेश जो है वो काफ़ी कुछ मायने रखता है। जो संदेश जाएगा, क्या राज्य सरकार के कामकाज पर मुहर लगेगी, ये तय होगा अगर कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा प्रत्याशी जीत कर आते हैं, या फिर जो महंगाई के खिलाफ लोगों का आक्रोश है तो ये तय करेगा कि क्या भाजपा के प्रत्याशी कम जीत कर आते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो मायने रखती है और दोनों ही दलों ने पूरी मशक्कत की है कि किसी भी तरीके से दोनों जगह जो है अपने बोर्ड बनाए जाए। और प्रत्याशी जो है उन्होंने काफ़ी दौड़ धूप की है। जो
प्रभारी यहाँ से लगाए गए थे मुख्यालय से, वो लगातार सक्रिय हैं। इसके साथ ही टीमें राजनीतिक दलों द्वारा भेजी गई थी दोनों ही जगहों पर, दोनों ही जिलों में वो टीमें भी लगातार अपना मोर्चा संभाल रही है। काफी कुछ दौड़ धूप की है और अब जो है वो नतीजे की बारी है, नतीजा तय करेगा। ठीक है दिनेश, मैं चाहता हूं आप हमारे साथ बने रहें। दरअसल अगली खबर पर भी मैं आपसे बातचीत करूंगा और दर्शकों तक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उस खबर से जुड़ी हुई आप ही पहुंचाएंगे। आप मेरे साथ रहें। हरिवीर, आपका शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, जिस बड़ी खबर की मैं बात कर रहा हूं, जिसके बारे में सहयोगी दिनेश कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़कर दोबारा बताएंगे, वो बड़ी खबर जान लीजिए। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 4 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। प्रशासन गांव के संग अभियान के शिविरों का अवलोकन करेंगे। 11:15 बजे बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। लखासर गांव में शिविर का वो अवलोकन करेंगे। फिर दोपहर 12:15 बजे चूरू के बिदासर पहुंचेंगे। कातर छोटी में शिविर का अवलोकन करेंगे। दोपहर 1:30 बजे सीकर के फतेहपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। गरिंडा गांव में शिविर का अवलोकन करेंगे और फिर 2:45 बजे 2:45 पर जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। यहां करीरी गांव में शिविर का अवलोकन करेंगे। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री वापस जयपुर लौट आएंगे। और सहयोगी दिनेश हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, देखिए, विपक्ष लगातार मुखर होकर ये कह रहा था कि प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन गांव के संग अभियान जोर शोर से नहीं चल पा रहे हैं, अपने मकसद पर कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। सीएम का दौरा तस्वीर ही बदल देगा। बिल्कुल, देखिए काफी सघन दौरा ये रहने वाला है कल का। और मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि प्रशासन गांव के संग जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत दी जाए। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री खुद दौरे करके शिविरों का अवलोकन कर रहे हैं। पिछले दिनों भी हमने देखा था, सीएम गहलोत गए थे, जोबनेर गए थे, नागौर गए थे और वहां पर जाकर शिविरों का अवलोकन किया था। तो कल भी 4 जगहों पर मुख्यमंत्री अवलोकन करने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने खुद ने ये बात पिछले दिनों कही थी कि कहीं कुछ कमियां जो हैं इस अभियान में जरूरी है, लेकिन इन्हें हम लगातार ठीक कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत मिले, इसकी कवायद है। कल मुख्यमंत्री जाएंगे, 4 जगह दौरा करेंगे और इसकी वजह यह है कि मशीनरी जो है, सरकारी मशीनरी, वो मुस्तैद होती है। अगर प्रदेश का मुखिया इस तरह के दौरे करता है, अवलोकन करता है, तो मशीनरी में एक संदेश जाता है और वो लोगों के काम जो है वो ज़्यादा मुस्तैदी से करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो मुख्यमंत्री ने इसीलिए ये कल का दौरा प्रस्तावित किया है। 4 जगह जाने वाले हैं। सबसे पहले बीकानेर जाएंगे, फिर चूरू जाएंगे, सीकर जाएंगे, इसके साथ ही जयपुर ग्रामीण में जाएंगे। तो ये काफ़ी सघन दौरा रहने वाला है और आगामी दिनों में भी इसी तरह के दौरे मुख्यमंत्री के देखने को मिलेंगे। तो प्रशासन गाँव के संग जो अभियान है, ये मुख्यमंत्री का एक बड़ा सपना है, क्योंकि इस अभियान के तहत 22 विभागों से जुड़े काम हो रहे हैं लोगों के, और लोगों को बड़ी राहतें इस अभियान के माध्यम से दी जा सकती है। जो ग्रामीण इलाके के लोगों की खास परेशानियां होती है, चाहे वो पट्टे से संबंधित समस्या हो, बिजली पानी की समस्या हो, सड़कों से संबंधित समस्या हो, लोगों के आवास नहीं हो, उन आवास से जुड़ी हुई समस्या हो, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनका एक लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व होता है कि लोगों को वो राहतें मिलनी चाहिए। और जब भी सीएम गहलोत सत्ता में आते हैं, उनकी जब सरकार होती है, तो इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं। शुक्रिया दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो कल एक तरह से आप कहेंगे ये ताबड़तोड़ दौरे हैं और प्रशासन गांव के संग अभियान किस तरह से चल रहा है, शिविरों में क्या कुछ हो रहा है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि कुछ खामियां हैं, तो क्या सचमुच वो खामियां हैं? क्या सरकारी मशीनरी उदासीन है इस अभियान को लेकर? ये तस्वीर बदल जाएगी सीएम के ताबड़तोड़ दौरे के बाद। ऊपर से लेकर नीचे तक ये मैसेज क्लियर हो जाएगा कि सरकार इस अभियान को लेकर सीरियस है। खुद मुख्यमंत्री मैदान में उतरकर उसका अवलोकन कर रहे हैं और ऐसे में अंत में भला लोगों का ही होना है जिन्हें पट्टे सौंपे जा रहे हैं इन शिविरों में। प्रदेश की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वार पलटवार जारी है। इसी कड़ी में धरियावद उपचुनाव के प्रभारी राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर कड़ा पलटवार किया। राठौड़ ने वसुंधरा राजे को बीजेपी की सर्वमान्य नेता बताया और कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी। राजेंद्र सिंह राठौड़ नेता को उप नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे दरियावद का राजनीतिक माहौल क्या कहता है।
दरियावत का राजनीतिक माहौल जो मैंने 22 दिन लगातार वहां रहकर देखा, वहां हमारे स्वर्गीय गौतम मीणा जो विधायक रहे, उनके द्वारा किए गए विकास के काम, जनता से उनका व्यवहार और सेवाएं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बड़ी कर्मठ टीम और उसके साथ मौजूदा सरकार की उस इलाके के साथ नाइंसाफी और टुकड़ों में बटी हुई सरकार जिसने उस इलाके की खैर ख्वाह ली नहीं, इन सारे मुद्दे और बैड गवर्नेंस के कारण से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से इस सीट को जीतने वाली है। सर, बात की जाए मुद्दों की तो प्राथमिक रूप से मुद्दे क्या हैं दरियावत? बदहाल सड़कें हैं और व्यक्तिगत लाभकारी योजना नरेगा के कामों में भी चौथ वसूली हो रही है। भ्रष्टाचार का तांडव है। सरकार ने जो जो वादे किए थे, एक वादे को भी सरकार पूरा नहीं कर पाई, चाहे बजटीय घोषणा हो चाहे जन घोषणा हो। आज वहां उस इलाके के अंदर किसानों की जमीन नीलाम इसलिए हो रही है कि उन्होंने सरकार के वादे को सही मानते हुए अपने फसल ऋण को चुकाया नहीं और आज उनको चक्रवर्ती ब्याज के साथ उनको नोटिस मिले हुए हैं। कुल मिलाकर मतों के अंतर की बात की जाए तो कितनी बड़ी हार जीत का? देखिए, मैं समझता हूँ 20,000 से ज्यादा मतों से हमारी सीटें जीतेंगी। कुल मिलाकर साफ है कि भाजपा पूरी तरह आश्वस्त है कि आने वाले उपचुनावों के परिणामों में भाजपा को जीत मिलेगी। ये देखने वाली बात होगी परिणाम किस तरह से आते हैं। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ सुभाष बैरागी, न्यूज 18 चित्तौड़गढ़। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे शहर शहर करप्शन पर चले कोड़े की। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक